जय हिंद सभी को। तो आज का टॉपिक हम पॉलिटिक्स के ऊपर देखते हैं, राजनीतिक विज्ञान के ऊपर। ठीक है, अब राजनीतिक विज्ञान कैसे बीच में, क्योंकि अपन 10+2 पढ़ाते हैं, इसमें राजनीतिक विज्ञान कैसे। तो देखो, ये जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक टॉपिक होता है जिसमें हमको क्या है, पूरी जानकारी पता रहनी चाहिए। अब पॉलिटिक्स पे हम पंचायती राज्य व्यवस्था देखते हैं। पंचायती राज्य व्यवस्था में हम देखेंगे कि पंचायती राज्य व्यवस्था क्या, हमारा देश जब से आजाद हुआ था तब से पंचायती राज्य व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी क्या, उसके बाद में कब ये शुरुआत हुई, कब इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, और उसके बाद यदि कोई भी पॉलिटिक्स में हम उसको मुखिया बना देते हैं, सरपंच बना देते हैं, प्रधानमंत्री बना देते हैं, मुख्यमंत्री बना देते हैं, और उसके बाद में यदि अगर वह विश्वासहीन करता है लोगों के साथ में, क्योंकि पब्लिक के द्वारा चयनित होता है, क्योंकि कोई अधिकारी रैंक मतलब कोई पेपर तो दिया नहीं है, पब्लिक के द्वारा वो एक एक वोट से चुनाव जीता जाता है। ठीक है, तो अगर यदि वो कुछ समय के बाद में अविश्वास होता है अपने को कि भाई वो काम नहीं कर रहा है सही ढंग से, लोगों का विश्वासघात कर रहा है, तो उसको कैसे हटाया जाता है, पूरी एक चीज समझते हैं जरा ध्यान से। ठीक है, और उसके बाद में हम ये अभी पंचायती राज्य व्यवस्था का जो चुनाव चल रहा है, क्योंकि इस टॉपिक को थोड़ा तरीके से समझना, क्योंकि अभी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों में अलग अलग डेट पर पंचायती राज्य व्यवस्था का निर्वाचन होना है। ठीक है, तो हम इसको जरा ध्यान से समझते कि कैसा क्या होता है। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, आपको समझ में आ गया होगा, क्या है, पंचायती राज्य व्यवस्था। पंचायती राज्य व्यवस्था, पंचायती राज्य व्यवस्था। अब पंचायती राज्य व्यवस्था को जरा ध्यान से समझते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। तो जरा ध्यान से समझते कि हमारे भारत देश के प्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को ये पंचायती राज्य व्यवस्था योजना लागू की गई थी, और ये राजस्थान राज्य के नागौर जिलों में इसको लागू किया गया था। राजस्थान राज्य के कौन से जिले, नागौर जिले से इसको लागू किया गया था। अब क्या होता है, किसी भी चीज को लागू करना और उसको संवैधानिक रूप से दर्जा प्राप्त करने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि किसी चीज को हम लागू कर रहे थे, क्या वह प्रॉपर आगे तरीके से काम आ रही है या नहीं आ रही, इस पर क्या है, पूरा विचार विमर्श किया जाता है। क्योंकि भाई ये पूरा भारत देश का सवाल है, अगर हम जो चीज की कमिटमेंट कर रहे हैं, अगर कुछ भी होता है तो हमको पूरा अपने को ही पूरा सब कुछ करना पड़ता है। ठीक है ना। अब एक चीज समझना जरा ध्यान से, ये राजस्थान राज्य के नागौर जिले से इसको लागू कर दिया गया था, लेकिन जब इसको संवैधानिक रूप से दर्जा पूरे भारत देश में फैलाना था, ये तो एक ही राज्य में सीमित था, राजस्थान के नागौर जिले में। जब इसको देखा गया कि यार ये राजस्थान राज्य में नागौर जिले में बढ़िया से काम हो रहा है, इसमें क्या है, छोटे मोटे काम हम पूरे प्रॉपरली तरीके से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, संसद, ये पूरा चीज एक साथ में संभाल नहीं सकते, तो हम छोटे छोटे ग्राम वार्ड के हिसाब से एक मुखिया और एक वार्ड मेंबर सदस्य बनाए जा सकते। तो सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में इसको लागू किया गया, उसके बाद में इसको देखा गया कि प्रॉपर तरीके से यह काम कर रहा है या नहीं। जब यह प्रॉपर तरीके से संवैधानिक दर्जा इसको मिला गया 1993 में एक ऐसा सन डिसाइड हुआ कि भाई अब यह प्रॉपर तरीके से हमारे पूरे भारत देश में लागू कर देना चाहिए। तो इसमें क्या हुआ कि 1993 में इसको संवैधानिक रूप से दर्जा प्राप्त हो गया था पूरे भारत देश में फैलाने के लिए। अब समझते हैं इसको जरा ध्यान से कि 1993 में इसको पंचायती राज्य व्यवस्था को त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था का नाम दिया गया, त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था। अब त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर ये त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था क्या है। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था आपको समझ में आ ही गया होगा कि प्रॉपर तरीके से अभी अपने बैतूल जिले या पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग जिले में अलग अलग डेट पर निर्वाचन होना निश्चित है। तो अब एक चीज समझते हैं इसको जरा ध्यान से, त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था, तो इसका डिस्कशन करते हैं। 1993 में पूरे भारत देश में लागू हो गया था। ठीक है, पूरा एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। बाकी पहले कहां से हुआ था, यहां से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन क्या है, थोड़ा जैसे पीसीएस, पब्लिक सर्विस कमीशन या किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो हमको क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन को जरा ध्यान से पकड़ना है। अब इसको अगर मेंस में आता है तो हम अपनी लैंग्वेज के अनुसार लिख सकते हैं, लेकिन हमको क्या है, पता रहना चाहिए कौन से क्या टॉपिक होते हैं, क्योंकि मेंस में हर एक स्टूडेंट अलग अलग तरीके से लिखता है अपनी लैंग्वेज में, तभी कॉपी चीक। अगर अपन किसी भी राइटर की पूरा का पूरा पकड़ के ले जाते हैं तो कॉपी
आधे स्टूडेंट की चेक नहीं कर पाते। ऐसा क्या है, जैसे मुझे ये सब चीज़, मैंने कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी दिल्ली में, तो वहाँ से बहुत सारा नॉलेज मिला सब चीज़ का, तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं जरा ध्यान से, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। अब ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को हम आगे समझते हैं। तो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था को हम क्या करते हैं, एक छोटे लेवल से आगे तक पहुंचाते हैं, क्योंकि राजनीति हम जरा ध्यान से समझते हैं, क्योंकि राजनीति की बहुत बड़ी भूमिका होती है। किसी भी, हम अगर मेन सदस्य को चुन लेते हैं, अगर देश का विकास, गांव का विकास, जिले का विकास और ब्लॉक तहसील का विकास करना है, तो हम जिस भी आदमी को चुन रहे हैं उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। क्योंकि सीधा अगर हम गांव में किसी आदमी को चुन रहे हैं कि भाई ये एक मुखिया के पद पर, सरपंच के पद पर, तो क्या यह सही डायरेक्शन का पर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी भूमिका होती है किसी भी आदमी की, किसी भी गांव या किसी भी देश को डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। तो हम इसको समझते हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था होती क्या है। त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था, क्योंकि इसमें तीन एक साथ जुड़े रहते हैं, तीन पद। कैसे बात करी जाए कि अगर हम एक सबसे पहले छोटा क्या होता है हमारा, बात करी जाए, देश तो हमारा पूरा भारत देश है, एक बड़ा देश है, ठीक है। अब इसमें छोटे छोटे हमारे क्या है, राज्य है ना। राज्य के बाद में हमारे क्या आ जाते हैं, जिले आ जाते हैं, तहसील आती है उसके बाद में, फिर उसके बाद में हमारे गांव रहते हैं, पंचायत रहती है। पंचायत में फिर भी हमारे कोई ना कोई, हमको क्या है, डायरेक्ट प्रधानमंत्री से तो कांटेक्ट हो नहीं सकता कोई भी योजना के तहत, तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे सदस्य के रूप में चुनते हैं, ताकि हमारे गांव का विकास हो एक प्रकार से, ठीक है। तो अब एक चीज समझते हैं जरा ध्यान से, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था इसका नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि इसको तीन रूप में एक प्रकार से भागों में बांटा गया। पहली बात करें तो आप अच्छे से जानते हैं, देखो मैं जो भी नाम लूंगा, हमारे यहाँ बैतूल जिला और मध्य प्रदेश में जिस नाम से हम उनको जानते हैं, क्योंकि सरपंच को यूपी और बिहार उधर मुखिया बोलते हैं, अपन यहाँ पर सरपंच बात करेंगे, ठीक है ना। तो अब ये चीज समझ जाना थोड़ा तरीके से, क्योंकि अभी मैं ये वीडियो जैसे अपनी कोचिंग क्लासेस आमला में, तो ब्लॉक लेवल पे थोड़ा सा तरीके से कि सभी लोग थोड़ा सा समझ जाए किसी चीज को, है ना, कि कैसे निर्वाचन प्रणाली होती है, क्या चीज होती है। चलो समझते हैं जरा ध्यान से, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो हमारे एक वार्ड बनता है, ठीक है। वार्ड में कुछ सदस्यों की संख्या होती है, क्योंकि संख्याओं के अनुसार वार्ड बनाए जाते हैं किसी भी पंचायत में। तो बात करी जाए कि सबसे पहले वार्ड का जो प्रमुख सदस्य होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंच। पंच का भी निर्वाचन होता है, जिसका हम चुनाव किसके रूप में करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से मतलब हमारे द्वारा चुना जाता है वो, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। उसके बाद में सेकंड हमारा आ जाता है, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, त्रिस्तरीय नाम दिया है। अब हमारे पास सेकंड पंच, पंच के बाद में हम बनाते हैं उपसरपंच। तो ये क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से हमने पंच को बना लिया, अब वो अप्रत्यक्ष रूप से उपसरपंच चुनता है, पंचों में से एक उपसरपंच बनता है। तो यहां पर हमारी सेकंड क्या बन गया, उपसरपंच। ये क्या होता है, उपसरपंच, ठीक है। अब समझना जरा ध्यान से, इसका चुनाव क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होगा, क्योंकि हमने जो पंच को प्रत्यक्ष रूप से चुना गया है वही डिसाइड करेगा कि किसी उपसरपंच बनाना है या नहीं बनाना है। तो इसका चुनाव क्या होगा, अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आप समझ रहे हो कि प्रत्यक्ष मतलब हम हमारे द्वारा चुना गया आदमी, ठीक है, हमने जो चुन लिया है वो अगर अप्रत्यक्ष रूप से किसी को चुनता है या खुद अपन मतलब खुद उप सरपंच बनता है तो वहां क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से होगा, ठीक है। अब थर्ड पर आता है सरपंच, ठीक है, सरपंच। अब एक चीज समझना जरा ध्यान से, पंच, उपसरपंच, सरपंच। सरपंच बड़ी पोस्ट, ठीक है, उसके बाद उपसरपंच, फिर पंच, ठीक है, ऐसा समझ रहे हो आप तरीके से। सरपंच को हम किस रूप से चुनते हैं, प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि इसका भी चुनाव होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये एक हमारी त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था का एक छोटा सा पार्ट हो गया जो हमारी पंचायत के लेवल पर, ठीक है। पंचायत से आगे हम किस पे आएंगे, एक ब्लॉक पे आएंगे, तहसील, तहसील के बाद आएंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट के बाद में हम सीधे जाएंगे फिर राज्य लेवल पर, विधानसभा चुनाव होते हैं हमारे, संसद बनते हैं, ठीक है ना, लोकसभा चुनाव होते हैं, विधायक बनते हैं। तो इनका चयन कैसे होता है, ये अप्रत्यक्ष रूप से किसे चुनते हैं, राज्यपाल कैसे बनते हैं, राष्ट्रपति कैसे बनते हैं, इसको जरा ध्यान से समझते हैं, ठीक है ना। तो अब एक चीज समझना, ये छोटा सा हमने ये हिस्सा समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पर सरपंच, उपसरपंच और पंच, ठीक है, अब समझना जरा ध्यान से, ठीक है। अब क्या होता है इसमें एक और चीज समझते हैं हम इसको जरा ध्यान से, क्योंकि हम किसी भी आदमी को चुन लेते हैं, ठीक है। अब कुछ समय बाद अगर वह विश्वासघात करता है लोगों के साथ, क्योंकि लोगों के द्वारा चयनित हुआ है, कोई एक अच्छा एग्जाम दे के तो पास नहीं हुआ है ताकि वो क्या है अपने कुछ नियम लगा सके, कुछ कर सके, क्योंकि लोगों की बात वो समझ सकता है, गलत भी कोई लोग हो तो उसको समझा सकता है। ऐसा आदमी कल में विश्वासघात करता है तो उसको किस तरीके से हटाया जाता है, ये भी चीज अपन बढ़िया तरीके से अब हम समझते हैं कि यदि सरपंच मुखिया को कैसे हटाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझना जरा ध्यान से,
हटाना। ठीक है, अब हटाना कौन सी कंडीशन में सरपंच हट सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जरा ध्यान से इसको एक एक पॉइंट में समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ देखता है कि भाई मैं पब्लिकों के बीच से चयनित हुआ था, यदि पब्लिक की बात नहीं सुन पा रहा हूं, समझ नहीं पा रहा हूं, तो ये अपने हिसाब से पहला त्यागपत्र दे सकता है। पहला पॉइंट में ये क्या कर सकता है, त्यागपत्र दे सकता है। अब ये त्यागपत्र किसको देता है, जिला अधिकारी को, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है अधिकारी रैंक का, उनको त्यागपत्र देता है। 1 सप्ताह तक अपना अधिकारी, जिला अधिकारी देखता है कि यह त्यागपत्र वापस ले रहा है या नहीं ले रहा है। 1 सप्ताह के बाद में, 1 वीक के बाद में वह एक्सेप्ट कर लेता है और त्यागपत्र दे देता है। ठीक है, अब ये त्यागपत्र दे दिया, इस कंडीशन में क्या होता है कि अब हमारे पास में इसके बाद में उपसरपंच हो गया। उपसरपंच कुछ दिन हमारी क्या है, क्योंकि हमारे जितने भी चुनाव प्रणाली, त्रिस्तरीय चुनाव प्रणाली डिस्कशन कर रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था, उसके बाद में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सभी का कार्यकाल आपको अच्छे से पता है कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। ठीक है, तो अब एक चीज समझना जरा ध्यान से, इस कंडीशन में क्या होता है, उपसरपंच जो द्वारा चयनित हमारी पंचायत राज्य व्यवस्था को संभाला जाता है, उसको भी एक दर्जा दे देते हैं सरपंच का, ताकि वह अपनी पंचायत को सुनिश्चित रूप से चला सके। अब एक चीज समझना जरा ध्यान से, पहले पॉइंट में तो त्यागपत्र दे दिया, यदि त्यागपत्र नहीं दे पा रहा है वो लोगों के बीच में, अब क्या है, कर ही रहा है अपनी मनमानी। ठीक है, क्योंकि लोगों के द्वारा बना है तो लोगों की बात सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए, आपको तो ऐसा ही लगता है, लेकिन आप देखते हैं जरा ध्यान से। सेकंड में क्या होता है, यदि किसी कारणवश, ठीक है, किसी कारणवश इस दुनिया में सरपंच साहब ना रहे तो, ठीक है, मतलब मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तब वह हट सकता है। थर्ड में यदि वह इन दोनों कारण की वजह से नहीं हट रहा है, अगर फिर भी लोगों के बीच में लोगों को ऐसा लग रहा है कि यह विश्वासघात कर रहा है, तब क्या कर सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव में सबसे बड़ी भूमिका होती है, जिसको हमने प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। एक प्रत्यक्ष रूप से पंच को चुना था, दूसरा किसको चुना था, सरपंच साहब को। ठीक है, तो इनके द्वारा हमने क्या, जिसको प्रत्यक्ष रूप से चुना था पंच को, इनकी यदि, अब देखो जरा ध्यान से, हर एक पंचायत में अलग अलग वार्ड होते हैं, पंचायत में जनसंख्या के अनुसार वार्ड बनाए जाते हैं। ठीक है, एक वार्ड में कुछ संख्या क्वांटिटी रहती है, जैसे बड़ी पंचायत है तो 1000 जनसंख्या के आसपास में वार्ड बनाए जाते हैं, उसमें एक पंच रहता है। अब उसके हिसाब से क्या होता है, एक प्रकार से डिसाइड किया जाता है, 700 से 1000 के बीच में आंकड़ा चलता है। यदि छोटी पंचायत है तो कम जनसंख्या में भी अलग अलग वार्ड बना दिए जाते हैं। ठीक है, अगर बड़ा बड़ा दूर दूर मोहल्ला है तो उसके अनुसार वार्ड का निर्माण कर दिया जाता है। अब एक चीज समझना जरा ध्यान से, पंच क्या करता है, अविश्वास प्रस्ताव लाता है, अविश्वास प्रस्ताव लाता है। अब अविश्वास प्रस्ताव में कुछ कंडीशन होती है। अब समझ लो जरा ध्यान से कि यदि किसी पंचायत में 12 वार्ड है, ठीक है, 12 वार्ड है, 12 वार्ड में 12 पंच होंगे। अब 12 पंच में अविश्वास प्रस्ताव तब हम ला सकते हैं, जब सरपंच को तब हटा सकते हैं जब हम क्या करें, 50% से ज्यादा हमारे पास पंच अपने पक्ष में हो। जैसे 12 है तो 6 दूनी 12 तो 7 पंच अपने इसमें रहना चाहिए, तब अविश्वास प्रस्ताव जाके हम जिला अधिकारी को दे देंगे। जिला अधिकारी पूरा चेक करेगा कि प्रॉपर तरीके से ये बात सही है कि नहीं, पंचायत में कुछ गलत हो रहा है, फिर उसके बाद में इनको क्या कर दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। इसके बाद में इसमें कुछ कंडीशन होती है कि हमारे सरपंच साहब जब दूसरी बार चुनाव होगा आने वाले 5 साल में, अगर सीट आती है तो सरपंच का फॉर्म भर नहीं सकते, क्योंकि उस पर अविश्वास का प्रस्ताव लग गया है। ठीक है, ये चीज का ध्यान देना। इसमें उप सरपंच की भी भूमिका रहती है, क्योंकि उप सरपंच सरपंच दोनों लोग की भूमिका रहती है पंचायत में कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्या करना चाहिए। क्योंकि एक विधायक संसद हमारे गांव में आके ये नहीं देख सकता कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, हमको जानकारी अपडेट करनी रहती है, क्योंकि एक तरीके से एक क्रम बनाया गया है त्रिस्तरीय, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझते हैं ना। अब एक चीज समझना जरा ध्यान से, यहां पर इनको हटा दिया अपन ने, ये सब चीज होगी। इसके बाद में क्या होता है, अब ये तो हमारा गांव लेवल का हो गया। ठीक है, यदि कोई शहर रहता है, ठीक है, शहर में क्या आपके दिमाग में आया कि शहर में भी सर ऐसे ही पंच सरपंच उप सरपंच बनते हैं? नहीं, शहर में क्या चलती है, हमारी नगर निगम होती है, नगर पालिका होती है। ठीक है, नगर निगम, नगर पालिका, ठीक है, और नगर मेन सदस्य बनते हैं उसमें। अब इसमें एक चीज समझना, जिसमें मेयर चुनते हैं हम, पार्षद चुनते हैं, तो ऐसा चुनाव होता है शहर में।
ठीक है। अब इसमें समझना जरा ध्यान से, ये शहर का, नगर निगम, ये इसका भी चुनाव ऐसे ही होता है, जैसे पंच, उप सरपंच, सरपंच रहते हैं, ऐसे ही चुनाव चिन्ह रहते हैं, इसमें सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसको समझते हैं जरा ध्यान से, ये पंचायती राज व्यवस्था होगी। इसके बाद में हमारा सेकंड लेवल का आता है, हम इससे जाते हैं सीधा, अब ये हमारा गांव लेवल, अब उसके बाद ब्लॉक लेवल पर चलते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं, अरे यार सर इसका जुगाड़ करो ना रजिस्टर का, चलो ठीक है। हाँ, अब इधर जरा समझते हैं जरा ध्यान से। अब हम समझते हैं, अब गांव से हम किस में आ गए, ब्लॉक लेवल पे। ब्लॉक लेवल पे मतलब तहसील, तहसील। अब तहसील में अब हम क्या करते हैं, सरपंच से अब आगे चलते तो हमारा आ जाता है जनपद, ठीक है, जनपद। अब जनपद कुछ पंचायत, 3 पंचायत से मिलकर जनपद। अब जनपद, अब ये जनपद हो गया अपना। जनपद को समझते हैं जरा ध्यान से, ये कुछ पंचायत, जैसे वार्ड से मिलकर पंचायत बनी अपनी, वैसे पंचायत से मिलकर हम क्या बनते हैं, एक जनपद बना देते हैं। जनपद क्रमांक चलते रहते हैं कि वार्ड क्रमांक जनपद में ये जनपद, 3 पंचायत, 4 पंचायत से मिलकर जनपद बना देते हैं। अब एक चीज समझना जरा ध्यान से, जनपद में कैसा क्या होता है। अब यहां पर समझते हैं इसको जरा ध्यान से, क्योंकि क्या होता है आपको ये चीज भी जानना जरूरी है कि ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में क्या राष्ट्रीयकृत पार्टी भी सम्मिलित होती है। जैसे राष्ट्रीयकृत पार्टी बात करी जाए तो बीजेपी, कांग्रेस, इनका क्या राष्ट्रीय स्तर पर इसमें त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में कुछ ना कुछ योगदान रहता है या नहीं रहता है, इसको समझते हैं जरा ध्यान से। अब यहां पर क्या होता है, जनपद, जनपद हमने चुन लिया, ठीक है, क्योंकि ये कुछ पंचायतों में रहता है तो इसका वोटिंग क्या है, मशीनों के माध्यम से होता है, ठीक है, क्योंकि एक मशीन अलग अलग, जैसे एक मशीन वोटिंग के माध्यम, जैसे लोकसभा विधानसभा में हम क्या करते हैं, मशीनों के माध्यम से करते हैं। अब ये जो हमारी त्रिस्तरीय सरपंच में देखा हमने, तो इसमें क्या होता है, ऑफलाइन टाइप का होता है, एक सील लगी रहती है, सील में आप लोग वोट देते हैं, और सील भी आप तरीके से लगा सकते हो, क्योंकि उसमें क्या होता है, अगर आपका आइट साइड यदि कम लगा है तो रिजेक्ट होने की संभावना रहती है, तो आपका एक वोट बहुत कीमती रहता है किसी भी एक मेन सदस्य को चुनने के लिए। तो प्रॉपर तरीके से आप सेलेक्ट करना बढ़िया से, क्या रहता है, ये ऑफलाइन में कोई आपको फॉर्म मिलता है, उसमें जिस भी अलग अलग फॉर्म रहते हैं उसमें अलग अलग कैंडिडेट रहते हैं, जिस पंचायत में आप जैसे जैसे आदमी ने फॉर्म भरे हैं, ये सब चीज़। अभी तो आचार प्रसार इतना चल रहा है कि आप समझ ही गए होंगे कौन किधर कौन सी पंचायत से कौन है। तो इसमें क्या है, तरीके से आप क्या है, अपना जो भी कैंडिडेट चुनना चाहते हो उसमें क्या तरीके से सील लगाना, एक डिब्बा रहता है, डिब्बे के अंदर जैसे यहाँ पर उनका चिन्ह है मान के चलो, ठीक है। अब ये चिन्ह है तो चिन्ह पर अपनी एक सील रहती है, सील लगा के उसके ऊपर ही लगना चाहिए, आइट साइड नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ से क्या है, आइट साइड होता है तो जो हमारे अधिकारी रहते हैं, टीचर लोग रहते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि बाद में क्या है, आपका एक वोट रिजेक्ट होने की संभावना रहती है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, 2 से ज़्यादा भी नहीं लगा सकते, 2 पर आपने ज़्यादा लगाया तो वो भी रिजेक्ट में माना जाता है, आपका काउंट नहीं होता है, बस आपने वोटिंग करी इतना रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग ने, फिर आप लोगों की इच्छा आगे देखना जरा ध्यान से। ये जनपद है, अब जनपद से हमने चयनित किया, इसका चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से मतलब इसमें एक व्यक्ति जो निर्वाचित दल निर्वाचन कर सकता है वह जनपद को चुनता है। जनपद के बाद में क्या होता है, जनपद बनने के बाद में अब हमारी पंचायत अलग अलग पंचायत के जनपद बन गए। अब जनपद से क्या होते हैं, जनपद के कुछ नंबर, जैसे वार्ड में अलग अलग पंच होते हैं वैसे जनपद हो गए, ब्लॉक में अलग अलग। अब इधर समझते हैं जरा ध्यान से इसको कि जनपद, अब इसका एक और अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है जिसको हम जनपद अध्यक्ष बोलते हैं, है ना, अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, और एक होता है उपाध्यक्ष। तो इनका चुनाव जो अध्यक्ष होता है अपना जनपद अध्यक्ष, अब इनका चुनाव जनपदों के द्वारा इन्हीं पूरे समूह में से एक आदमी को चुना जाता है, जिसमें क्या होता है कि जनपद अध्यक्ष चयनित कर लेते हैं इसको अपन। और इसका चुनाव क्या है, जब ये प्रत्यक्ष रूप से हो गया तो प्रत्यक्ष रूप से जिन्हें जनपद चुना गया है यहाँ अध्यक्ष चुनते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया। फिर इसी का एक हमारा उपाध्यक्ष बनता है, उपाध्यक्ष। अब उपाध्यक्ष बन गया, ठीक है, यहाँ भी क्या होगा, अप्रत्यक्ष रूप से होगा, अप्रत्यक्ष रूप से। इनका सभी का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष का, ठीक है। अब यहां से जनपद तक आ गए अपन, जनपद के बाद में हमारा आता है जिला पंचायत, ठीक है, ये जनपद पंचायत होगी अपनी, जनपद पंचायत, और यहां पर आते हैं हम जिला पंचायत में, जिला पंचायत। अब जिला पंचायत में समझते हैं जरा ध्यान से, जिला पंचायत में क्या होता है कि जिला पंचायत में हमारे जिला सदस्य खड़े होते हैं अलग अलग। अब जिला पंचायत में एक जो सदस्य खड़े रहते हैं अलग अलग तहसील, अलग अलग ब्लॉक से हमारे एक जिला पंचायत सदस्य खड़ा होता है, ठीक है। इसमें हम चुनाव प्रक्रिया एक को प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं,
प्रत्यक्ष रूप से चुनने के बाद में इनका भी ऐसे ही जैसे जनपद में होता है और जिला पंचायत में होता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना जाता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनका चुनाव किसके रूप से होगा? अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से हमने किनको चुना है? जिला पंचायत सदस्य को। ठीक है, अब एक चीज समझना जरा ध्यान से, आपके दिमाग में आया है कि सर यहां पर तो आपने पंचायती राज्य व्यवस्था मतलब पंच, उपसरपंच, सरपंच, जनपद सदस्य, उसके बाद में जिला पंचायत सदस्य, इसमें हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी आ गए। अब इसके बीच में क्या हमारी राष्ट्रीयकृत पार्टी, ठीक है, राष्ट्रीयकृत पार्टी शामिल होती तो हाँ, यहां जनपद से यहां से डिसाइड किया जाता है कि किस पार्टी में, जैसे कोई कैंडिडेट बीजेपी पार्टी ज्वाइन करना चाहता है तो बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना चाहता है तो कांग्रेस पार्टी, क्योंकि यहां से उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, ये जनपद सदस्य। अब इसके बाद में पार्टी का योगदान रहता है। इसमें भी जिला पंचायत सदस्य में भी ऐसा ही चलता है, कांग्रेस बीजेपी पार्टी की एंट्री होती है। अब इसमें सदस्य के ऊपर डिपेंड रहता है कि कौन सी पार्टी किस तरीके से काम कर रही है, किसका योगदान है, क्या है, ये सदस्य के ऊपर डिपेंड रहता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक पंचायत, वार्ड, ग्राम पंचायत से, वार्ड से, जनपद सदस्य से ब्लॉक लेवल तक, जिला लेवल तक देखा। इनका सभी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। इनको कैसे हटाया जाता है ये भी आपने देखा बढ़िया तरीके से। अब इसको समझते हैं जरा ध्यान से, क्योंकि आगे चुनाव प्रणाली और बढ़ती है, क्योंकि चुनाव प्रणाली किसी भी राजनीति का किसी देश को डेवलपमेंट करने में बहुत बड़ा हाथ होता है। तो हम एक चीज समझने जरा ध्यान से कि यहां से हम आगे चल देते हैं तो इसमें क्या होता है, इसके बाद में हमारे 2 चुनाव होते हैं, है ना, जो बड़े लेवल के। वैसे तो क्या हो रहा है अभी का जिस टाइप का माहौल है हमारे मध्य प्रदेश में हर जगह, तो जितना विधानसभा लोकसभा चुनाव में माहौल नहीं रहता उतना हमारा पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव में होता है ना। इस चीज से आप भी बराबर समझ ही गए होंगे, है ना। अब ऐसा माहौल थोड़े से क्या है, बोनी उनी चल रही, तो मैं अभी घर गया था गाँव, तो सब बराबर तरीके से एकदम, है ना। तो अब एक चीज समझते हैं जरा ध्यान से कि यहाँ पर हमारे और 2 चुनाव, लोकसभा और विधानसभा, ठीक है ना। अब जरा समझते हैं कि यहां से चले हम पंचायती राज व्यवस्था, तो सबसे पहले विधानसभा चुनाव, विधानसभा जिन्हें हम क्या करते हैं, विधायक के रूप में चुनते हैं। यहाँ चुनाव कौन सा होगा? प्रत्यक्ष रूप से होगा, प्रत्यक्ष रूप से होगा। उसके बाद में विधानसभा से प्रत्यक्ष रूप से अपने एक विधायक चुन लिया। विधानसभा अलग अलग होती है ना, कुछ हमारी तहसील से मिलकर विधानसभा बना दी जाती है। जैसे बात करी जाए कि अपना आमला है, सारनी, एक विधानसभा है। ऐसी क्या होती है, अलग अलग तहसीलों से मिलकर हमारी विधानसभा बन जाती है ना। अब इसमें क्या होता है, एक विधायक चुनने के बाद इसको हमने प्रत्यक्ष रूप से चुना। अब ये विधायकों में से एक मुख्यमंत्री के लिए चुना जाता है, मुख्यमंत्री के लिए चुना जाता है, ठीक है। अब उसके बाद ये हमारा विधानसभा चुनाव हो गया। इनका भी कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का होगा। अगर इनमें से भी अगर कुछ हटाने की प्रक्रिया कैसा क्या है तो आपने प्रक्रिया समझ ही गए होंगे पहली बार, जैसा मैंने आपको समझाया था। और भी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है इस चीज का तो भी क्या है, हम लोग ग्लोरस एकेडमी और सूर्या एकेडमी 10+2 पूरा 9th से 12th तक की एकेडमी संभाल रही, जिसमें फिजिकल जो भी आपकी बॉडी सब कुछ तैयारी, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम, फोर्स जॉब की फिजिकल की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट अपना एलोड्रम आमला में चल रही है, जिसमें एक्सपर्ट लोग आपको ट्रेनिंग देंगे। आर्मी रिटायरमेंट सर लोग हैं, आरपीएफ के कुछ सर है जो क्या करते हैं, एक प्रॉपर तरीके से निःशुल्क आपकी तैयारी करा रहे हैं। क्योंकि भाई जो आर्मी रिटायरमेंट सर अपना एक फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा दे रहा है तो वो चीज़ आपको बहुत लेना चाहिए। क्योंकि किसी भी प्रकार की हमको पढ़ाई करना है या कुछ भी डेवलपमेंट करना है, कुछ भी नया चीज़ करना है, तो हमारा शरीर का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम कुछ कर सकते क्या? यदि आप पढ़ भी रहे हो, अभी मैं लेक्चर दे रहा हूँ, तो अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम ये सब चीज़ कर सकते क्या? नहीं। तो वहाँ पर क्या है, आपको मेंटली से आपका ब्रेन काम नहीं कर रहा है तो हमको ऐसी कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए ब्रेन के लिए, ताकि हमारा ब्रेन एक प्रकार से डेवलपमेंट हो। क्योंकि उसमें वहां पर सर लोग एक्सपर्ट लोग हैं, एक प्रकार से आर्मी में उन्हें सेवा दी है, आरपीएफ में, तो ये सब चीज उन्होंने फेस करी है। और जब तक क्या होता है, कोई भी टीचर है या कोई भी हमको जो गाइडेंस देता है, उनने बहुत ना बहुत आगे पीछे कुछ किया है, तभी एक प्रकार से आपको किसी चीज बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है ना। तो अब ये चीज समझना जरा ध्यान से। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो सुबह आपको ग्राउंड ज्वाइन करना रहता है, और जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग भी ग्लोरस एकेडमी कराती है, जिसमें मेरा भी सपोर्ट रहता है। इधर सब कुछ एक प्रकार से शिक्षा लेवल बहुत जरूरी है अगर आपको कुछ भी करना है तो। एक डायलॉग है ना कि शिक्षा एक उस शेरनी का दूध है जिसने जब जब पिया है तब तब दहाड़ा है, तो यहाँ एकदम प्रॉपरली सही ढंग से होता है। तो आप समझ ही जाओ तरीके से कि बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आप शिक्षित बन जाओ, उसके बाद में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से चुनाव, मुख्यमंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री। अब इसको समझना जरा ध्यान से। हम पहले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में देख लेते हैं, उसके बाद राज्यपाल और राष्ट्रपति की बात करते हैं, है ना। अब ये विधानसभा में हमने किसको प्रत्यक्ष रूप से चुना? विधायक को ने, विधायक में से एक मुख्यमंत्री
बना दिया जो राज्य का मुखिया होता है, अपना मुख्यमंत्री, ठीक है ना। अब उसके बाद में यहां समझते हैं एक लोकसभा हमारे कुछ जैसे तहसील से मिलकर हमारी विधानसभा बनी, वैसे जिले से मिलकर कुछ जिले क्या करती है हमारी विधानसभा तहसील से मिलकर बनी। अब लोकसभा हमारे कुछ जिला पर जाती है ना। अब एक चीज समझना जरा ध्यान से, लोकसभा में हम प्रत्यक्ष रूप से किसको चुनते हैं, संसद को चुनते हैं। यहां पर किसको चुना था, विधायक को, संसद प्रत्यक्ष रूप से चुना। अब ये संसदों में से एक हमारा कौन बन जाता है, प्रधानमंत्री, जिसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। यहां से समझ ही गए होंगे कि अब की लोकसभा, विधानसभा, पंचायती, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव किस प्रकार से होता है, कब कौन सा चुनाव हम प्रत्यक्ष रूप से देते हैं और किस चुनाव में अप्रत्यक्ष रूप से मेन सदस्य को बना दिया जाता है। इस बात से आप प्रॉपरली रूबरू हो चुके हो, है ना। अब एक चीज समझना जरा ध्यान से कि ये हो गया। अब इसके बाद हम टॉपिक डिस्कशन करते हैं, एक हमारा राज्यपाल और राष्ट्रपति, ठीक है ना। राज्यपाल और राष्ट्रपति। अब राज्यपाल और राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है हम समझते हैं इसको जरा ध्यान से। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर राज्यपाल, राष्ट्रपति, क्या इनका भी चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता होगा या अप्रत्यक्ष रूप से, तो चलो इस पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो समझ लो पहले अपना राष्ट्रपति का चुनाव। तो सबसे पहले तो क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, अपन। जैसे इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा नहीं होता है, ठीक है। हमने जो विधायक और संसद चुने, जैसे विधायक और संसद चुने गए, विधानसभा और लोकसभा से चयनित हुए वाले, ठीक है। अब एक चीज समझना जरा, विधायक और संसद द्वारा चयनित हुए राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो आपका दिमाग आया कि सर वोटों की संख्या पर निर्भर करता है क्या, नहीं, वोटों की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, यहां पर करता है मूल्यांकनों के ऊपर। मूल्यांकन का नाम आया तो आपके दिमाग में आया कि सर मूल्यांकन मतलब जैसे अगर 10th से 12th तक वाले बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके दिमाग में एक ही कंफ्यूजन आता है कि सर मूल्यांकन तो हमारा क्वार्टरली, हाफ ईयरली एग्जाम जैसा होता है, ठीक है। तो ऐसा मूल्यांकन ऐसा ही समझो, लेकिन इसको क्या है थोड़ा दूसरे तरीके से समझते हैं अपन, है ना। अब मूल्यांकन कैसे होता है, जैसे सिंपल सा समझते हैं। यदि हम मध्य प्रदेश निवासी, ठीक है, तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या, ठीक है, मध्य प्रदेश की जनसंख्या बटे, डिवाइड करते हैं अपन, बटे विधायकों की संख्या, ठीक है। विधायकों की संख्या करते हैं अपन, फिर जो निकलता है, ठीक है, जो निकलते हैं उसको फिर हम 1000 से भाग देते हैं। बाई चांस यहाँ पर जो आंकड़ा निकला हमारा मध्य प्रदेश की जनसंख्या बटे 1000 कर देंगे, उसके बाद जो आंकड़ा निकलेगा उसके बाद में ये मूल्यांकन हुआ, ठीक है। मूल्यांकन के बाद ऐसे ही संसद का, फिर राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है, इनका चुनाव अब जो आंकड़ा निकल गया उसमें चयनित हो गए संसद विधायक। अब उसके बाद में कितने लोग हुए उसमें उनको क्या किया जाता है, एक मत पत्र दिया जाता है राष्ट्रपति में। मत पत्र में 2 मत पत्र रहते हैं कलर में, एक हरा मत पत्र होता है और दूसरा होता है गुलाबी मत पत्र। यदि संसद है तो इसको पत्र देते हैं अपन हरा मत पत्र, और विधायक है तो इसको गुलाबी मत पत्र, जिसमें क्या होते हैं, ये राष्ट्रपति जो संसद है विधायक जिसे चयनित किया गया है उसमें नंबर्स डालते हैं। एक नंबर पे मान के चलो x, दूसरे नंबर पर y और तीसरे नंबर पर z। अब यदि ये पूरे काउंट किए जाते हैं हरे और गुलाबी मत पत्र में से कि किसने कितने, एक नंबर पर किसको रखा है, दूसरे नंबर पर किसको रखा गया, उसके अनुसार यदि 50% से अधिक, मतलब 51% इससे 60% ज्यादा 1 नंबर पर आता है और सेकंड नंबर पर आते हैं थर्ड नंबर पर, जैसे मान के लो फर्स्ट नंबर पर x आया या y आया या z आया, तो इसका क्या है, ज्यादा परसेंट बढ़ जाएगा, ये फर्स्ट नंबर पर चला जाएगा, और जो लास्ट में आएगा उसको यहां से हटा दिया जाता है और यहां पर क्या कर दिया जाता है, फिर पहला राष्ट्रपति और अपन इसको बना देते हैं ना। अब एक चीज समझना जरा ध्यान से, हरा और गुलाबी मत पत्र दे दिया, इसने अपने नंबर्स डाल दिए तीनों। अब सब लोग अपने अपने नंबर्स डालते हैं कि क्या राय है, यहां से हमारा राष्ट्रपति का चयन हो जाता है। आपके दिमाग में आया सर राज्यपाल का कैसा क्या, तो अब राज्यपाल क्या होता है, हर एक राज्य का अलग अलग राज्यपाल होता है। अब इसकी क्या पूरी डिटेल में पढ़ना है तो पॉलिटिकल, राजनीति, जीके, जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ग्लोरस एकेडमी में ऑलरेडी लेक्चर चल रहा है जीके का, मॉर्निंग बैच और इवनिंग बैच बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, तो वो भी स्टार्ट हो जाएगा। और 10th+2 सूर्या एकेडमी में, ग्लोरस एकेडमी सूर्या एकेडमी में पूरे बच्चे बहुत तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। अभी ग्लोरस एकेडमी के कुछ बच्चे 25-26 तारीख से ज्वाइन कर रहे हैं, अभी बैच चल ही रहा है प्रॉपर तरीके से, तो आप बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ो। और एक चीज जरा ध्यान देना सभी बच्चे लोग, यदि आपको बहुत सारी एकेडमी, बहुत सारे टीचर, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत पैकेज मिलेगा हर जगह, ठीक है, तो एक चीज समझना,
एक चीज और सब लोग समझना जरा ध्यान से कि जैसे आप लोग पढ़ाई करते हो या कुछ भी जिस भी प्रकार के नोट्स बनाते हो, थोड़े से तरीके से ध्यान दो, क्योंकि आपका जो समय चल रहा है ये वापस लौट के आने वाला नहीं है ना। थोड़ा तरीके से पढ़ो बढ़िया से, है ना। तो इस चीज का थोड़ा सा विशेष ध्यान दो। अभी हम लोग ने एक स्कोर कार्ड बनाया है, जैसे हम लोग का स्कोर कार्ड रहता है, जैसे गेस्ट टीचर हम लोग पढ़ाते हैं स्कूल में, तो गवर्नमेंट स्कूल में, तो एक स्कोर कार्ड बनता है पर ईयर, इसमें अपडेट होते रहता है। वैसे अब हमने कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से, एकेडमी के माध्यम से एक स्कोर कार्ड जारी किया, जिसमें बच्चा पर डे जितना पढ़ता है, एकेडमी में जितना पढ़ाया जाएगा, कोचिंग क्लासेस में जितना पढ़ाया जाएगा, वो उसमें नोट करके रखेगा, ताकि उसको खुद को पता चले कि क्या पढ़ा है हमने और सर ने क्या पढ़ाया। कुछ बार क्या होता है, बंदा पेपर भी देके आ जाता है, तब भी उसको सिलेबस क्या है, किस चीज पर क्या करना है, कुछ पता ही नहीं रहता। कुछ बार क्या होता है, हमको कुछ सिलेबस अगर ज्यादा कम नंबर का जो चैप्टर है, पढ़ने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, या हमारी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है, तो हम कम नंबर का चैप्टर को छोड़ना पड़ता है। क्या छोड़ना है और क्या तरीके से पढ़ना है, इस चीज का तो विशेष ध्यान रखोगे आप, तभी लोग तैयारी करोगे। क्योंकि आप जो मेहनत कर रहे हो, आपकी जगह पर हमारे इंडिया लेवल पर हर एक स्टूडेंट तैयारी कर रहा है। तो इस चीज का जरा ध्यान देना कि तरीके से हम जो मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे कर रहे हैं, तो हमको थोड़े से हमारे अंदर ऐसा कौन सा नॉलेज या ऐसी क्या चीज होनी चाहिए ताकि हमारा सिलेक्शन हो, है ना। तो ये चीज अपने आप को बिल्ड करनी पड़ेगी। जिस भी चीज में दिक्कत समस्या आती है, एकेडमी के सर है हमारे साथ में, पूरा ग्रुप बन गया है, तो हमला में बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत करवा रहे हैं आप लोग की। तो बढ़िया से करो तरीके से मेहनत। और